नमस्कार, मैं डॉक्टर अनीता कावड़िया, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। बच्चों, आज हम थर्ड ईयर आर्ट्स में इतिहास का फर्स्ट पेपर, राजस्थान के इतिहास के अंतर्गत यूनिट 4 का पहला टॉपिक, राजस्थान में मराठों का प्रवेश के क्या कारण थे और उस मराठों के प्रवेश का राजपूताना में या राजस्थान में क्या प्रभाव पड़ा, इन पर हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे। राजस्थान में मराठों के आक्रमण से पहले थोड़ी मराठों की हम पृष्ठभूमि देख लें तो हम देखेंगे कि दक्षिण में मराठा शक्ति का उदय शिवाजी के नेतृत्व में हुआ था और राजपूताना के शासकों का शिवाजी से सीधा संबंध कभी भी नहीं था, बल्कि राजपूत शासकों ने मुगलों की अधीनता में शिवाजी के साथ संघर्ष किया था और उनकी शक्ति को भी कुचलने का भरपूर प्रयास किया था। राजपूतों ने मुगलों के लिए युद्ध करते हुए मराठा शक्ति से हमेशा शत्रुता का संबंध रखा। तो इस पृष्ठभूमि में राजपूत और मराठों के मध्य मित्रतापूर्ण संबंधों की संभावनाएं नाम मात्र की ही थी। दूसरी ओर हम देखते हैं कि औरंगजेब के जब शासन हुआ और शिवाजी की मृत्यु के बाद उसका ज्येष्ठ पुत्र मराठों का छत्रपति बना, तो मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद उसका जो पुत्र बाद में पैदा हुआ था अजीत सिंह, उसको भी औरंगजेब ने अधिकृत कर लिया था, उसके राज्य को भी, और उसका राज्य नहीं लौटाया था। और ये सारी जो परिस्थितियाँ थी जिसने औरंगजेब का बाद में जब औरंगजेब का पुत्र अकबर अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह करने को बाध्य हुआ तो उसमें राजपूतों की सहायता उसको मिली थी, किंतु औरंगजेब ने राजपूत और शहजादा अकबर में फूट डलवा दी थी और फिर वो अपने प्राणों की सुरक्षा के लिए शहजादा अकबर राठौड़ों की शरण में जा पहुंचा था। उस समय दुर्गादास अपने साथ शहजादे अकबर को लेकर दक्षिण में मराठों के पास गया और संभाजी से अकबर को आश्रय देने की याचना की। उन्होंने न केवल उसको सहायता देने का आश्वासन दिया, बल्कि मुगलों के विरुद्ध अभियान में दुर्गादास की भी सहायता का वचन दिया। तो हम देखते हैं कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगलों के पतन के साथ राजनीतिक घटनाओं ने धीरे धीरे करवटें लेना आरंभ कर दिया और इन सारी स्थितियों में राजनीतिक परिस्थितियों का प्रभाव भी तत्कालीन राजपूत मराठा संबंधों पर पड़ा और इन संबंधों का आधार वास्तव में दोनों शक्तियों के स्वार्थों पर निर्भर था। इसी समय हम देखते हैं कि शाहू को मुगलों की कैद से मुक्ति मिल गई थी और उसकी मुक्ति के साथ ही मराठों में गृह कलह प्रारंभ हो गया था। शाहू और उसकी चाची ताराबाई के बीच सत्ता के लिए गृह युद्ध आरंभ हो गया था और इस समय मराठों को अपनी आंतरिक मामलों में उलझे रहने के कारण किसी अन्य राजनीतिक शक्ति के विरुद्ध संघर्ष करने का समय नहीं मिला था। तो मुगल प्रांतों और राजपूत राज्यों के मध्य मराठों के आक्रमणों से राजपूत लोग बचे रहे थे, लेकिन कुछ मराठा सेनापतियों ने नर्मदा नदी पार करके और मंदसौर के निकट मेवाड़ के समीप उपद्रव मचाए और लूटपाट इन्होंने करी थी। तो मराठों के इस प्रकार के दुस्साहस को तत्कालीन राजा संग्राम सिंह जो मेवाड़ के थे, उन्होंने गंभीर समस्या तो माना था, लेकिन संभावित गतिविधियों को रोकने के संबंध में उन्होंने कोई कार्य नहीं किया था। तो वास्तव में राजपूताना में मराठों का ये प्रथम प्रवेश था और ये राजपूत शासकों के लिए भावी समस्या की शुरुआत थी, जिस पर किसी भी राजपूत शासक ने गंभीरता से विचार नहीं किया था। तो संभावित आक्रमण की चीज़ें तो हमें दिखाई देती है। तो राजपूतों पर मराठा आक्रमण या राजस्थान में मराठों के प्रवेश के क्या कारण थे या राजपूताना पर मराठा आक्रमण के क्या कारण थे, इन बिंदुओं के मद्देनज़र हम उसको देखेंगे। राजपूताना पे मराठों के आक्रमण या राजस्थान में मराठों के प्रवेश का प्रथम कारण हम रख रहे हैं मुग़ल सत्ता का निर्बल होना। यदि मुग़ल सत्ता निर्बल नहीं होती तो मराठे कभी भी राजस्थान में प्रविष्ट नहीं होते। राजस्थान की
वे राजाओं के स्वार्थीपन में हस्तक्षेप नहीं करते, उत्तराधिकार संघर्ष में वो हस्तक्षेप नहीं करते, क्योंकि यहाँ के शासक मुगलों के अधीन रहते थे। लेकिन मुगल सत्ता जब निर्बल हो गई और मराठों का उदय भी हम देखते हैं कि मुगल सत्ता की निर्बलता के भवन पर हुआ है, और अकबर से लेकर औरंगजेब के समय तक मुगलों की केंद्रीय सत्ता जब तक पर्याप्त सुदृढ़ थी, तो इस अवधि में राजपूत राजाओं ने मुगल सेनापतियों के रूप में अनेक युद्धों में भाग लिया था और मुगलों को सफलताएं भी दिलाई थी। लेकिन मुगलों के पतन से राजपूत शासकों पर उनका अंकुश समाप्त हो गया और राजपूत शासकों की महत्वाकांक्षाओं पर भी किसी सर्वोच्च शक्ति का नियंत्रण और अनुशासन नहीं रहा, जिसके फलस्वरूप व्यक्तिगत आकांक्षाएं और आपसी प्रतिद्वंदिता निरंतर बल पकड़ने लगी। तो मुगलों से जो आर्थिक सहायता मिलती थी वो सब मुगलों के पतन के साथ ही वो सहायता बंद हो गई थी, जिसके कारण राजपूत राज्यों ने अपने राज्य की सीमाओं का अतिक्रमण आरंभ कर दिया और उसकी परिणति जो है आपसी वैमनस्य में हुई। अतः आपसी संघर्ष में सफलता प्राप्त करने के लिए इन शासकों ने मराठों को धन देकर सैनिक सहायता प्राप्त करना आरंभ कर दिया, और इस कार्यवाही का सबसे बड़ा दुष्परिणाम ये हुआ कि मराठों के समक्ष राजस्थान या राजपूताना की निर्बलता प्रदर्शित हो गई और मराठों को राजपूताना में हस्तक्षेप करने का सुनहरा अवसर प्राप्त हो गया। तो दूसरा बिंदु है मराठों की साम्राज्यवादी प्रवृत्ति या मराठों की विस्तारवादी नीति। मुगलों के पराभव के कारण ही मराठों को विस्तारवादी नीति पर अंकुश लगाने वाला कोई नहीं बचा था, और उसी तरह से हम देखते हैं कि बहादुर शाह की मृत्यु के बाद जहांदार शाह बादशाह बना, किंतु सैयद बंधुओं की सहायता से जहांदार शाह को सत्ता से वंचित करके फर्रुखशियर मुगल बादशाह बन गया। किंतु बाद में फर्रुखशियर और सैयद बंधुओं ने आपसी संबंध बहुत इनके खराब हो गए थे, तो सैयद बंधु फर्रुखशियर को सिंहासन से हटाने के लिए योजना बनाने लगे, और इसी के अंतर्गत 1719 ईस्वी में सैयद हुसैन अली ने बालाजी पेशवा विश्वनाथ से समझौता करके मराठों की सहायता से फर्रुखशियर को गद्दी से हटाकर दूसरे शहजादे को सिंहासन पर बैठा दिया। तो इस प्रकार मराठे सैयद बंधु की सहायता के लिए दिल्ली पहुंचे, और दिल्ली जाने से उनकी साम्राज्यवादी प्रवृत्ति को बढ़ावा मिला, क्योंकि मुगल दरबार में व्याप्त स्वार्थ, गुटबंदी, षड्यंत्र, इन सबको देखकर मराठों को ये अच्छी तरह समझ में आ गया था कि मुगल साम्राज्य पतन के गर्त में पहुंच चुका है, और मुगल राज्यों की क्षति पर मराठों का उत्तर भारत में साम्राज्य विस्तार आसान दिखाई देने लगा। तीसरा बिंदु है बाजीराव की महत्वाकांक्षा। बालाजी विश्वनाथ के बाद उनका 20 वर्षीय पुत्र बाजीराव पेशवा के पद पर आसीन हुआ, क्योंकि महत्वाकांक्षी था, साथ ही वो पराक्रमी योद्धा भी था, कुशल सेनापति भी था, और कूटनीतिक दृष्टि भी उसकी रही थी। वो अपने साम्राज्य का विस्तार करने का भी इच्छुक था। तो मुगल साम्राज्य की दुर्बलता से वो पूरी तरह अवगत था, और लड़खड़ाते हुए मुगल साम्राज्य को गिराकर उत्तर भारत में मराठा प्रभुत्व को कायम करना वो चाहता था। तो बाजीराव की महत्वाकांक्षा राजपूताना के राज्यों के लिए खतरे की घंटी बन गई थी, और इधर राजपूत शासक भी मुगल साम्राज्य की दुर्बलता का लाभ उठाकर अपने अपने राज्यों की सीमाओं का विस्तार करना चाहते थे। अतः बाजीराव की विस्तारवादी नीति से उनकी आकांक्षा धूमिल हो सकती थी, और इसीलिए हम देखते हैं कि मुगलों की केंद्रीय सत्ता के पतन ने राजपूतों और मराठों को एक दूसरे के साथ संघर्ष के लिए विवश कर दिया था। चौथा बिंदु इसमें है राजपूत राज्यों में राजपूतों की दुर्बल सैन्य नीति। राजपूतों की दुर्बल सैन्य नीति इसने भी मराठों को राजस्थान में प्रविष्ट होने के लिए प्रेरित किया था, क्योंकि मुगलों के पतन का सबसे अधिक प्रभाव राजपूत राज्यों पर पड़ा था।
मुगल सेना का सहयोग प्राप्त होना उनके लिए समाप्त हो गया था और इसके साथ ही उनकी आय के साधन भी सीमित हो गए थे। तो अपने सीमित साधनों में वह न तो उच्च कोटि की सेना का वे वहन करने में समर्थ थे और न ही अपने सैनिकों को पर्याप्त सैनिक प्रशिक्षण देने के वो योग्य रह गए थे। इसके अतिरिक्त वे अपनी सेना के लिए तोपखाने और बंदूक आदि की व्यवस्था करने में भी असमर्थ थे और मराठों की गतिशीलता की तुलना में राजपूत सेना निम्न थी। दूसरी ओर राजपूत शासकों के पास गुप्तचर विभाग भी निम्न कोटि का था। मराठों के धावे की सूचना उनको तब प्राप्त होती थी जबकि वो लूटपाट करके चले जाते थे। इसी तरह से अश्वारोही सेना भी मराठों की अपेक्षा राजपूताना के पास या राजपूतों के पास निम्न श्रेणी की थी। इन सब कमियों के कारण मराठों की सेना के समक्ष राजपूत सेना काफ़ी निर्बल मानी जाती थी और मराठों की कुशलता की तुलना में राजपूत कहीं भी नहीं ठहरते थे। और चौथा अगला कारण है कि मराठे अत्यंत चतुर भी थे और वे राजपूत शासकों की निर्बलता से भी परिचित थे और राजपूत शासकों को मुगल सेवा में भी कई बार पराजित कर चुके थे। तो इस समय उनके लिए राजपूताना में आक्रमण करके हस्तक्षेप करना कोई कठिन कार्य नहीं था। तो इस कार्य से उनके दोनों ही उद्देश्य सिद्ध हो रहे थे। एक तो धन की प्राप्ति भी हो रही थी और दूसरा सत्ता का उत्तर भारत में प्रसार भी हो रहा था। अगला कारण है मराठों की धन लिप्सा। मराठों को धन चाहिए था और धन की इच्छा ने उन्हें राजस्थान में भी प्रवेश के लिए प्रेरित किया, क्योंकि मराठों को अपने सैनिकों के लिए हमेशा धन की आवश्यकता होती थी। 1707 में जब शाहू मराठा छत्रपति बना था तो उस समय मराठों की आर्थिक स्थिति असंतोषजनक थी। बालाजी विश्वनाथ ने किसी भी तरह से कर्जों के द्वारा सेना की व्यवस्था कर दी थी। विद्रोही सामंत और ताराबाई को दबाने के बाद शाहू की आर्थिक स्थिति में कोई विशेष सुधार नहीं हुआ था। अतः शाहू ने पेशवा बाजीराव को धन एकत्रित करने का आदेश दिया था और इस धन एकत्रित करने के लिए वे गुजरात मालवा से भी सरदेश मुखी चौथ ये सब वसूल कर रहे थे, चौथ आदि वसूल कर रहे थे। और इसके बाद भी मराठों की आर्थिक आवश्यकताएं बनी हुई थी। तो उन्होंने सोचा कि राजपूत राज्यों से भी चौथ वसूली जाए। तो उनकी इस लिप्सा ने, क्योंकि मराठों के सैनिक अभियानों के कारण मराठों का खजाना हमेशा रिक्त ही रहता था। बाजीराव के सैनिक अभियानों से भी मराठों को भारी आर्थिक क्षति झेलनी पड़ी थी। बाजीराव लगभग अपने पीछे 14 लाख का कर्ज छोड़ गए थे। तो इसलिए बाजीराव के लिए धन के लिए विभिन्न स्थानों पर सैनिक अभियानों को भेजा जाना, धन एकत्रित हो सके, इस धन लिप्सा के कारण उसने राजपूत राज्यों के साथ पुराने मैत्रीपूर्ण संबंधों को भी नहीं छोड़ा। और इसके अतिरिक्त पेशवा के सरदार सिंधिया होलकर के साथ भी अन्य मराठा सरदार जैसे पंवार, गायकवाड़, भोंसले ये भी लूट खसोट में आगे आते रहे और वे स्वयं के लिए धन एकत्रित करने में पेशवा के आदेशों की भी परवाह नहीं करते थे। तो इन मराठों को राजपूत राज्यों की समृद्धि भी अत्यंत आकर्षित करती थी और वे अपना निशाना राजपूत शासकों को बनाने लगे थे। इसके अलावा एक अन्य कारण है राजपूत राज्यों में उत्तराधिकार संघर्ष या गृह कलह। इन्होंने भी मराठों को यहाँ पर हस्तक्षेप करने के लिए प्रेरित किया। राजपूताना के राज्यों में मुगलों का नियंत्रण समाप्त होते ही वहाँ पर अनुशासन समाप्त हो गया। उत्तराधिकार के लिए संघर्ष होना इन राज्यों में अत्यंत सामान्य हो गया। अतः राजपूताना के जो मुख्य राज्य जो आपसी संघर्ष के केंद्र बने हुए थे उनमें बूंदी, जयपुर, जोधपुर ये प्रमुख थे। इन राज्यों में गद्दी के लिए 2 उम्मीदवारों में आपसी झगड़ा होता था और इन उम्मीदवारों को अपने मित्रों, रिश्तेदारों, पड़ोसियों से सहयोग भी प्राप्त होता रहता था। तो इन संघर्षों में मराठों का सहयोग भी
क्रय किया जाता रहा और सहयोग के फलस्वरूप उन्हें पर्याप्त धन की प्राप्ति भी होती थी। तो मराठा सरदार भिन्न भिन्न उम्मीदवारों को सहयोग देते थे और इन सभी कार्यों से जिस उम्मीदवार को गद्दी प्राप्त होती थी वह भी पराजित उम्मीदवार के समान ही बर्बाद हो जाता था। तो मराठों को तो हर स्थिति में लाभ ही लाभ प्राप्त होते थे। तो इन परिस्थितियों का लाभ उठाते हुए मराठों ने राजपूताना में हस्तक्षेप करते हुए आक्रमण करना आरंभ कर दिया था। अगला जो बिंदु है जिसमें हम देखेंगे राजपूताना में मराठों के प्रमुख आक्रमण कौन से हुए थे। इसमें बूंदी का गृह कलह, जयपुर में उत्तराधिकार का युद्ध, मराठे और मारवाड़, मराठे और मेवाड़, और इन सब कलह से मुक्ति पाने के लिए राजपूत राज्यों ने हुडा सम्मेलन करने की एक योजना बनाई थी।